क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा भी सीरियल किलर मौजूद था जिसने 4 साल के अंदर ही 70 से ज्यादा मर्डर्स कर दिए। इस घटना को लगभग 180 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस सीरियल किलर का सर एक शीशे की जार में प्रिजर्व करके रखा गया है। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट डिएगो एल्वेस। ये कहानी शुरू होती है स्पेन से। साल 1810 में गैलेसिया नाम की जगह पर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था डिएगो एल्वेस। इसका परिवार बहुत गरीब था, 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल था। किसी तरह से डिएगो की जिंदगी के 19 साल इस घर में बीते। कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में पिता ने डिएगो को कमाने के लिए पुर्तगाल भेज दिया। अब डिएगो एल्वेस पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया, क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए एक अच्छी जगह मानी जाती थी। वहां पहुंचने के बाद डिएगो नौकरी की तलाश शुरू करता है, लेकिन उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती। वो ऐसे ही कभी सफाई करके तो कभी भारी भरकम चीजों को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाकर थोड़ी बहुत कमाई कर पाता था। इन्हीं दिनों इसकी नज़र कुछ ऐसे लोगों पर पड़ती है जो गलत रास्ते पर चलकर पैसे कमाते थे और उनकी जिंदगी भी अच्छी चल रही थी। डिएगो उन्हें देखकर बहुत प्रभावित होता है। वो सोचता है कि मैं दिन भर कड़ी मेहनत करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाता हूँ, लेकिन ये लोग तो कुछ घंटों के लिए ही बाहर निकलते हैं और हफ्ते भर ऐशो आराम से जीते हैं। डिएगो अब उनके बारे में पता करता है कि ये लोग काम क्या करते हैं। तब उसे पता चला कि ये लोग छोटे मोटे क्राइम करते हैं और उन्हीं पैसों से कई दिनों तक ऐश करते हैं। अब उसने सोचा कि क्यों न मैं भी यही करूं और बिना मेहनत किए अच्छे पैसे कमाऊं। इसके बाद उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। ये जब भी किसी इंसान को अकेले में देखता तो उससे छीना झपटी करता, लूटपाट करता और फिर कुछ दिनों तक अपनी जिंदगी आराम से काटता। पैसे खत्म हो जाते तो फिर से लूटपाट करने निकल पड़ता। ऐसे ही उसकी जिंदगी चल रही थी। इसके मन में अब धीरे धीरे पैसों की लालच और भी बढ़ने लगी। वो सोचता है कि रोज रोज लूटपाट करने से अच्छा कि कहीं बड़ा हाथ मारा जाए और महीने भर ऐश किया जाए। अब डिएगो ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आते हों और वो भी अकेले। ऐसी एक जगह थी। लिस्बन शहर में लगभग 1 किलोमीटर लंबा पुल था जिसका नाम था एगुअस लिवरस एक्वेडक्ट। इसकी ऊंचाई 213 फीट थी। यह पुल लिस्बन शहर में आने जाने का सबसे बड़ा साधन था। इस पुल का ज्यादातर यूज किसान करते थे, जो सुबह के वक्त अपने खेतों से फल सब्जियां तोड़कर लिस्बन शहर आते और शाम के वक्त सारा सामान बेचकर पैसों के साथ घर वापस लौट जाते। उसने देखा कि उस पुल का इस्तेमाल ज्यादातर किसान कर रहे हैं। सुबह में वो झुंड में आते, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता यह झुंड कम होने लगता, क्योंकि जिन किसानों के सामान बिकने में देरी होती वो देरी से घर लौटते हैं और वो भी अकेले। डिएगो प्लान बनाता है कि जो भी किसान शाम के समय अकेले गुजरेगा उसी को लूटा जाएगा। लेकिन एक समस्या थी, अगर किसी किसान के पैसे लूटने के बाद अगले दिन वो सबको बता दे तो दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए डिएगो ने एक दिल दहलाने वाला फैसला लिया। अब वो शाम के समय उस पुल पर छुप कर बैठ गया। जो भी लोग झुंड में चलते वो उन्हें छोड़ देता और जो भी अकेले उस पुल से गुजरते वो उस पर टूट पड़ता। उनके दिन भर की जितनी भी कमाई होती थी वो लूट लेता और अगले दिन वो किसान किसी को बता ना पाए इसलिए उसे पुल से सीधे नीचे फेंक देता। उस पुल की ऊंचाई 213 फीट थी, तो जिंदा बचने का कोई चांस ही नहीं। आप इस इमेज में जो पुल देख रहे हैं, उस वक्त यहाँ रोड नहीं बल्कि जंगल वगैरह थे, जिस वजह से लोगों का वहाँ आना जाना नहीं हो पाता था। डिएगो ने इस पुल को ही अपना ठिकाना बना लिया। लूटे हुए पैसे इतने होते थे कि वो 10 से 12 दिन आराम से ऐश करता था। वो रोज रोज लूटपाट नहीं करता था, बल्कि ये डिपेंड करता था कि उसने कितने पैसे लूटे हैं। जब पैसे खत्म होते तभी वो लूटपाट शुरू करता था। ब्रिज पर कुछ ऐसे भी किसान आते थे जो हट्टे कट्टे थे और डिएगो पर भारी पड़ सकते थे, इसलिए डिएगो उन्हें चाकू गोद कर मार डालता, फिर जैसे तैसे करके ब्रिज से नीचे फेंक देता। डिएगो की लाइफ अब आराम से कट रही थी, क्योंकि वो जिनको लूटता उन्हें मार भी देता, इसलिए उसके खिलाफ कोई बोलने वाला भी नहीं होता। लेकिन जब 2-3 महीने बीते और किसानों की संख्या कम होने लगी तो लोगों में बातें शुरू होने लगी कि किसानों की संख्या घट क्यों रही है। लोगों को लगा कि किसान भाई लिस्बन शहर में ही ठहर गए होंगे। जब सारा सामान बिक जाएगा तभी हो सकता है घर वापस आए, क्योंकि पहले भी ढेर सारे किसान ऐसा कर चुके थे। लेकिन धीरे धीरे गुमशुदा किसानों की संख्या 20 से 30 तक पहुंच गई। जब सबको चिंता होने लगी तो किसानों के साथी और उनके घर वाले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने पहुंच गए। लेकिन पुलिस वालों ने इनको सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उन दिनों पुर्तगाल में फसल अच्छी नहीं हुई थी, जिस वजह से कई किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को लगा कि इन्होंने भी सुसाइड किया होगा। उस दौरान कुछ लोग पुल के नीचे से गुजरे और रास्ते में उन्हें लाश पड़े हुए मिले। जब लाशों की पहचान की गई तो पता चला कि ये वही गायब हुए किसानों में से हैं जिनके घर वालों ने लापता होने की रिपोर्ट की थी। इत्तेफाक से उन किसानों के साथ कोई भी हाथापाई नहीं हुई थी, बस पैसे लूटकर सीधे नीचे फेंक दिया गया था। लाशों की ये हालत देखकर पुलिस को लग गया कि ये लोग सुसाइड करने के लिए पुल से छलांग लगाए हों। लेकिन अभी भी किसानों के लापता होने की रिपोर्ट बढ़ती ही जा रही थी। जब कई किसानों के परिवार एक साथ पुलिस स्टेशन आने लगे तो पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बढ़ने लगा।
इसके बाद पुलिस ने वहाँ की गवर्नमेंट से बात करके ब्रिज को टेम्परेरी बंद करा दिया और एक रास्ता भी बना दिया। जैसे ही ब्रिज बंद हुआ वैसे ही किसानों के गायब होने का सिलसिला भी थम सा गया। पुलिस को लोगों ने यह भी बोला कि गायब हुए किसानों में कुछ ऐसे भी थे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी, तो फिर वो किसान फसल के लिए क्यों आत्महत्या करेगा। पुलिस को भी यह बात पची नहीं। उन्होंने अब ब्रिज के नीचे छानबीन करना शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस को ऐसी लाशें भी मिली जिन पर चाकू के निशान थे। यह देखने के बाद पुलिस को लग गया कि यह कत्ल का मामला है। जब यह बात धीरे धीरे पूरे लिस्बन शहर में फैली तो उस अननोन किलर को एक नाम दिया गया, दी एक्वेडक्ट मर्डरर। पुलिस अब गंभीरता से मर्डर्स का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जब यह बात डिएगो को पता चली तो उसने फैसला किया कि जब तक मामला शांत नहीं होता वो कोई भी क्राइम नहीं करेगा। 1836 में यह सब मर्डर शुरू हुए थे और लगभग 6 महीने तक चलते रहे। पुलिस का हरकत में आने के बाद अगले 3 सालों तक डिएगो ने कोई भी क्राइम नहीं किया। जब मर्डर्स बंद हो गए तो पुल को वापस से शुरू कर दिया गया। जब यह बात डिएगो को पता चली तो वो क्राइम करने के लिए उतावला हो गया, लेकिन जब वो पुल पर गया तो वहाँ पर सिक्योरिटी थी जिस वजह से उसे पीछे हटना पड़ा। लेकिन वो यहाँ नहीं रुकता। उसने अपने दिमागी घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि मुझे क्राइम करने के तरीके बदलने होंगे और ज्यादा पैसे लूटने के लिए गैंग भी बनाना होगा। इसके बाद डिएगो ऐसे लोगों को ढूंढने लगा जो गरीब थे और छोटे मोटे क्राइम करते थे। कुछ ही दिनों में उसने 10 से 12 लोगों को ढूंढ लिया और उनके लिए हथियार वगैरह भी खरीदा। डिएगो को अब ज्यादा पैसे चाहिए थे, इसलिए वो गरीब किसानों और ब्रिज को छोड़कर लिस्बन शहर के अमीरों को निशाना बनाने लगा। पहले तो वो उन इलाकों में जाता जहाँ पर अमीर परिवार रहते थे, फिर किसी घर को चुन लेता और उस पर नजर रखता, जैसे उस घर में कितने लोग हैं, घर के लोग क्या काम करते हैं वगैरह वगैरह। सब जानने के बाद वो अपने गैंग के साथ अंदर घुस जाता। उस घर में मौजूद गहने, पैसे, सारी कीमती चीजें लूट लेता। अंत में घर के सभी लोगों को जान से मार डालता ताकि उसके जाने के बाद कोई पुलिस को खबर न दे सके। 3 साल पहले जो मौत का सिलसिला शुरू हुआ था वो अब किसानों से हटकर लिस्बन शहर के अमीर लोगों पर आ गया था। फिर से पुलिस परेशान हो गई। चूंकि अब अमीरों की हत्याएं हो रही थी तो पुलिस पर भी प्रेशर बढ़ने लगा। पुलिस कुछ कर पाती इससे पहले डिएगो अपनी गैंग के साथ अमीरों को निशाना बनाते ही जा रहा था। पुलिस को जब तक खबर मिलता कि इस घर में मर्डर हो गया है तब तक बहुत देर हो जाती थी, क्योंकि खबर 1-2 दिन बाद ही मिलती थी जब कोई उनके घर में मिलने जाता था या किसी काम से जाता था। कभी कभी तो हफ्तों बाद यह पता चलता था कि इस घर में मर्डर हो। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन डिएगो क्राइम करने के बाद गैंग के साथ शहर के बाहर चला जाता था जहाँ पर उसका अड्डा था। इन्हीं दिनों लिस्बन में एक डॉक्टर रहते थे, पेड्रो एंड्राडे। वो काफी मशहूर थे और पैसे वाले भी थे। डिएगो अपनी गैंग से कहता है हम इस डॉक्टर के घर पर लूटपाट करेंगे। सारी रिसर्च करने के बाद वो एक दिन डॉक्टर के घर पर अपने गैंग के साथ घुस जाता है। उस समय डॉक्टर एंड्राडे तो घर पर नहीं थे, लेकिन उनका एक बेटा और एंड्राडे के छोटे भाई की विधवा पत्नी और उनकी दोनों लड़कियां मौजूद थीं। डिएगो के गैंग के कुछ लोग परिवार को पकड़ लेते हैं और कुछ लोग घर के कीमती सामानों को लूटते हैं। परिवार के लोगों को बुरी तरह से पीटा भी जाता है और जब लूटपाट खत्म हो गया तो डिएगो ने उन चारों लोगों को चाकू से गोद गोद कर मार डाला। चूंकि डॉक्टर बहुत मशहूर थे और कई लोगों को उनका एड्रेस पता था, इसलिए जब एक पेशेंट उनके घर पर पहुंचा तो वहाँ का हाल देखकर उसका रूह कांप गया। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। इस बार पुलिस वालों को कुछ ही मिनटों में मर्डर की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। इसके बाद पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। हर रास्ते पर पुलिस तैनात थी। इस तरफ डिएगो और उसकी गैंग को भागने का मौका नहीं मिल पा रहा था। जब वो किसी रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं तो पुलिस से उनकी मुलाकात हो जाती है। पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं बताते हैं। फिर उनकी तलाशी ली जाती है। उनके पास से कुछ गहने और पैसे मिलते हैं, साथ में उनके पास हथियार भी थे। जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वो लोग सरेंडर कर देते हैं। जब उनकी हिस्ट्री निकलवाई गई तो पता चला कि ये सभी छोटे मोटे क्रिमिनल्स थे, लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जिसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और बाकी लोग उसे अपना बॉस बता रहे थे। वो बिल्कुल शांत खड़ा था, उसके चेहरे पर कोई भी डर नहीं दिख रहा था। उसका नाम था डिएगो एल्वेस। जब उसके बचपन से लेकर अब तक के पर्सनल रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पुलिस वालों को कुछ शक हुआ। पुलिस उससे 3 साल पहले के बारे में पूछती है। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता और वो थोड़ा घबराने लगता है। जब पुलिस उससे अपने तरीके से पूछताछ करती है तो डिएगो भी सब कुछ बता देता। डिएगो कहता है कि उसने 70 से ज्यादा मर्डर्स किए हैं, शायद इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं। जब यह खबर बाहर आई तो पूरा पुर्तगाल दंग रह गया, क्योंकि इससे पहले कोई भी सीरियल किलर नहीं था जिसने 70 से ज्यादा मर्डर्स किए हों। वहाँ के लोग सड़कों पर उतर आए और डिएगो को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग करने लगे। फरवरी 1840 में इसकी कार्रवाई शुरू हुई और 1 साल के अंदर ही डिएगो एल्वेस को फांसी की सजा सुनाई गई। 19 फरवरी 1841 को फांसी की डेट फिक्स की गई, लेकिन ये सजा डॉक्टर की फैमिली की हत्या करने के लिए मिली थी, क्योंकि जिन किसानों को उसने एग्वस लिवरेस एक्वेडक्ट ब्रिज पर मारा था वो कोर्ट में साबित नहीं हुआ था। जब डिएगो की फांसी की तारीख तय की गई तो उस दौरान डॉक्टर्स और रिसर्चर्स एक स्टडी कर रहे थे जिसमें इंसानी दिमाग की कोशिकाओं से
से उसके सोचने के तरीके के बारे में रिसर्च करना था। उन डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने कोर्ट में अपील की कि डिएगो की मौत के बाद रिसर्च के लिए उसका सर हमें दे दिया जाए, ताकि पता चल सके कि उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जिससे वो इतना बेरहम हो गया था। अदालत ने इस अपील को एक्सेप्ट कर लिया और 19 फरवरी 1841 को सबके सामने खुलेआम डिएगो एल्विस को फांसी दे दिया गया। पूरे शहर की नज़र उसके फांसी पर थी। मौत के बाद डिएगो के सर को काटकर डॉक्टर्स के हवाले कर दिया गया। उन्होंने रिसर्च में क्या हासिल किया ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन डिएगो एल्विस का सर आज भी लिस्बन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में रखा गया है, जो एक शीशे की जार में प्रिजर्व है। वहाँ कोई भी जाकर देख सकता है।